इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस होने चाहिए और उनका एलोकेशन किस तरह से हो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और मेरे साथ हैं इस एसेट एलोकेशन के इंपॉर्टेंस पर बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान मिस्टर चिराग मेहता, जो कि क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पंकज जी, शुक्रिया। तो जैसा मैंने कहा कि, और आप एग्री करेंगे कि एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपके पोर्टफोलियो में वेरियस एसेट क्लासेस हों। तो इससे हमारे व्यूअर्स के लिए आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी पंकज जी, ये बहुत सही है और हमारा मानना ये भी है कि एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। जिसे वैनगार्ड के फाउंडर जॉन बोगल ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है कि कौन से एसेट क्लासेस में कितना प्रतिशत होना चाहिए। वो एक सबसे बेसिक चीज़ है और हमने काफ़ी स्टडीज़ देखी हैं जिसमें 90% ऑफ वेरिएशन बिटवीन पोर्टफोलियो वो एसेट एलोकेशन के वजह से ही आते हैं। जो कितना आप इक्विटीज़ में रखते हैं, कितना बॉन्ड्स में रखते हैं, कितना गोल्ड में रखते हैं, कितना कैश में रखते हैं, उसके हिसाब से ही आपके रिस्क रिटर्न निश्चित होते हैं और इसलिए वो बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एसेट एलोकेशन करके ही चलना ज़रूरी है, बिकॉज एक डिसिप्लिन आता है उससे। एक आपके फाइनेंशियल गोल्स आप रीच करेंगे सिर्फ एसेट एलोकेशन की वजह से। हमने देखा है कि कई बार इक्विटी में जब बड़ा फॉल आता है 30, 40, 50%, जो कई बार हमने देखा है, और रीजंस नोन होते हैं, अननोन होते हैं, मगर ऐसे वक्त में इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और एसेट एलोकेशन ही एक जरिया है जिससे आप वो पैनिक बटन प्रेस ना हो और आप अपनी रणनीति के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहें और आपके गोल्स में सफलता पाएं। चिराग, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगेन क्योंकि एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका परसेंटेज एलोकेशन किस एसेट क्लास में कितना करना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आम इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि समय समय पर इसको चेंज कर पाना या फिर ये डिसाइड कर पाना कि कितना एलोकेशन किस तरह के एसेट क्लासेस में होना चाहिए। और मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है 12-20-80, तो यदि आप पहले इसको ही थोड़ा एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम और इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से वेरियस स्टेजेस में आप एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन पहले 12-20-80 ये क्या स्ट्रेटेजी है और किस तरह से ये इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है? जी, 12-20-80 डिस्कस करने के पहले एक सिंपल इलस्ट्रेशन दूंगा आपको कि एक अपना डेली जो मील होता है वो अलग अलग चीज़ों से बना होता है। सब्जी होती है, दाल होती है, राइस होती है, चपाती होती है, बिकॉज हर एक चीज़ आपके अंदर कुछ एक वैल्यू ऐड करता है। बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में हर एक एसेट आपके लिए एक अलग रिस्क रिटर्न लाता है, एक अलग प्रोफाइल लाता है, एक अलग रिक्वायरमेंट पूरी करता है आपकी पोर्टफोलियो की। जैसे इक्विटीज एक ग्रोथ ब्लॉक है, आपकी ग्रोथ लाने में, इन्फ्लेशन बीट करने में लंबे समय में आपको हेल्प करता है। डेट एक स्टेबिलिटी लाता है पोर्टफोलियो में, और गोल्ड है एक डाइवर्सिफिकेशन लाता है पोर्टफोलियो में। सो ये तीन एसेट क्लासेस का होना बहुत ज़रूरी है विद इन एसेट एलोकेशन। सो 12-20-80 एक बहुत ही सिंपल, हमारा मानना है कि इन्वेस्टर्स अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स ना समझे, उसके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ना समझे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। उनको हर एक चीज़ में समझना चाहिए, बिकॉज उनकी हार्ड अर्न्ड मनी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इसको सिंपल रख के चलना, जो 12-20-80 है वो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें हम कहते हैं कि आप 12 जो 12 महीने के जो आपके एक्सपेंसेस है वो आप कोई भी सेफ जगह पे रखिए। आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं जो क्रेडिट रिस्क ना लेता हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है बहुत सेफ है, उसमें बना के रखिए। एक इमरजेंसी ब्लॉक बनता है आपका। उसके बाद 12 मंथ के एक्सपेंसेस के बराबर आप कह रहे हैं कि वो पैसा लिक्विड फंड में होना चाहिए। तो 12 जो है वो मंथ्स हैं और 20-80 जो है वो परसेंटेज है बेसिकली पोर्टफोलियो का। यस, 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस आप रखिए साइड पे। उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं, आपकी इन्वेस्टेबल कॉर्पस बचता है, उसको 80% इक्विटी में डालिए और 20% गोल्ड में डालिए। इक्विटी, जैसे मैंने कहा, आपका ग्रोथ ब्लॉक एक ऐसा एसेट क्लास है, आपकी इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प मदद करता है। इन्फ्लेशन हमने देखा है इंडिया में 6-7% तो जो नॉर्मल हम CPI लेवल देखते हैं, मगर
एक्चुअल पॉकेट में अगर देखें, बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा कंजम्पशन बढ़ते रहता है, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन 9-10% पे बढ़ता है। आप एजुकेशन में देखिए, मेडिकल हेल्थ केयर में देखिए, तो वो हमेशा, क्योंकि एक 6% या 7% जो बात करते हैं वो एक हेडलाइन इन्फ्लेशन या बात होती है, लेकिन डेफिनेटली अगर गोल के हिसाब से बात करें तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में इक्विटी हेल्प कर सकती है उसको बीट करने में। करेक्ट। और हमने देखा है, हमारे पास एविडेंस है कि लंबे समय में इक्विटीज ने 14-15% रिटर्न दिए हैं। तो एक आपकी ना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद करता है, आपके लिए एक कॉर्पस या वेल्थ जनरेट करने में मदद करता है, तो आपको रिटायरमेंट या ऐसे कोई गोल में हेल्प करता है। और गोल्ड हमने देखा है कि एक डाइवर्सिफिकेशन, एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन व्हीकल है इंडियन मार्केट्स के लिए। जब भी इक्विटी मार्केट्स ने ज़्यादातर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तभी जनरली गोल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बन के आता है गोल्ड में। हमने देखा है कि कई इन्वेस्टर्स डेट यूज़ करते हैं, मगर इसके बजाय आप गोल्ड यूज़ करें तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन बनता है उससे। सो ओवरऑल 12-20-80 बहुत ही सरल है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इक्विटी एक बड़ा एलोकेशन है, 80% आपके पैसे उसमें जा रहे हैं, तो उसको अलग अलग स्टाइल्स में डाइवर्सिफाई करके चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रोथ स्टाइल लाइए या वैल्यू स्टाइल लाइए या ESG स्टाइल लाइए। सो अलग अलग स्टाइल्स, हर एक स्टाइल साइकिल से जाता है, और उस वजह से आपको हर एक स्टाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है अपने इक्विटी एलोकेशन में, ताकि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स है काफ़ी स्टेडी हो। बिल्कुल। सो एसेट एलोकेशन के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि इक्विटी है तो आपने एक ही तरह के फंड्स में या एक ही फंड में इन्वेस्ट किया। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने कहा कि सिंपल करने के लिए आपने देखा कि गोल्ड और इक्विटी दो एसेट क्लासेस के बीच में आपने इसको डिवाइड किया। मैं आपसे दो सवाल इसमें पूछना चाहूँगा। एक तो आपने कहा कि 12 मंथ के एक्सपेंस के बराबर लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल इसको लेकर है कि जब हम लिक्विड फंड की बात करते हैं, हालांकि लिक्विड फंड्स में क्रेडिट रिस्क काफ़ी कम होता है और साथ ही इंटरेस्ट रेट भी, रिस्क भी जो है वो यहाँ पर कम होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे पार्क करने की बजाय यदि लिक्विड फंड्स में करेंगे तो थोड़े बेहतर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। और स्पेशली यदि आप बात करें कि 12 मंथ के इक्विवेलेंट, तो इतना बड़ा पैसा तो सेविंग्स अकाउंट में रखना शायद सही नहीं रहेगा। तो ऐसे में लिक्विड फंड डेफिनेटली काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, थोड़े आप बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या लिक्विड फंड्स सिलेक्ट करते समय भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए आपके हिसाब से, या फिर क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके लिए जब आप कोई लिक्विड फंड को सिलेक्ट करते हैं? जब भी आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सेफ्टी इमरजेंसी ब्लॉक है, आपके पैसे सेफ रहने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वांटम लिक्विड फंड है, वहाँ सेफ्टी प्रायोरिटी है। वहाँ पे हम कोई क्रेडिट रिस्क, प्राइवेट क्रेडिट में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और एक कॉन्शियस डिसीजन है सेफ रखने के लिए। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, रिटर्न्स कम सेकेंडरी। सो ओवरऑल रिटर्न्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है, मगर सेफ्टी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और वही इन्वेस्टर को चाहिए जब भी आप इमरजेंसी ब्लॉक बनाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है अगर कोई इमरजेंसी की बात कर रहा है तो रिटर्न्स की तो बात नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली जितना बेटर आप अर्न कर सकें वो चॉइस ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रोथ की बात करनी है तो इक्विटी है उसके लिए अवेलेबल। तो जैसे आपने कहा कि 20:80 का रेशियो है आपका, ये जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, तो इसमें आपने डेट को इंक्लूड क्यों नहीं किया, जबकि आपके पास खुद भी डायनेमिक बॉन्ड फंड की चॉइस अवेलेबल है और अदरवाइज बहुत सारे बॉन्ड फंड्स अवेलेबल, या फिर अलग अलग कैटेगरी के डेट फंड्स होते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जहां पर इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों ही एसेट क्लासेस हों? डेट में एक इशू जो आता है इन्वेस्टर्स के लिए, इज इन्वेस्टर्स वो सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं उसका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है। इन्वेस्टर्स मानते हैं कि वो रिप्लेसमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए, हालांकि वो नहीं है। डेट फंड्स में भी हमने नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, और कहीं समय पे, जैसे 2022 की बात कर लें, तो ओवरऑल ड्राइवर्स ऑफ इक्विटी रिटर्न और डेट रिटर्न वर सिमिलर, दोनों एक साथ नीचे जा रहे थे। कभी कभी जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा आता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, वो साइकिल में इक्विटी और डेट रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं साथ में, और इस वजह से एक डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता है। आप जब भी इक्विटी मार्केट्स नीचे गए हैं तभी आप डेट रिटर्न देखिए और तभी आप गोल्ड रिटर्न देखिए, और गोल्ड एक ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफायर प्रूव हुआ है। तो कोरिलेशन क्योंकि पुअर है गोल्ड और इक्विटी के बीच में, तो इट मेक्स अ बेटर एसेट एलोकेशन, राइट?
ओके, सो आई डेफिनेटली एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक है, आपने सिंपल करने के लिए और ये बात सोचते हुए कि कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड सेलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं कि कोरिलेशन बिटवीन गोल्ड एंड इक्विटी वो यहाँ पर पुअर होने की वजह से बेटर डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ मिलता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यदि इन्वेस्टर्स चाहें तो वो या तो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं जहाँ पर इक्विटी, गोल्ड, डेट सभी तरह के क्लासेस हों, या फिर जैसे मुझे मालूम है कि क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास भी फंड है, आपके पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड्स। यस, तो क्या किस तरह से इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनको 12-20-80 स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है या फिर उन्हें एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सेलेक्ट करना चाहिए? सो डेट अगर आप समझते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या रिस्क है या रिटर्न है, तो आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को केटर कर सकते हैं, क्लास अपने आप कर सकते हैं। एक 12-20-80 कॉन्सेप्ट है जिसमें बताते हैं कि आपको एक इमरजेंसी कॉर्पस चाहिए, उसमें ज़्यादातर आप सेफ्टी की तरफ जाएं तो बेटर है। उसके बाद आप ज़्यादा पोर्शन एक्विटी में डालिए क्योंकि वो ग्रोथ ब्लॉक है, इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करता है, वेल्थ बनाने में मदद करता है। और गोल्ड एक डाइवर्सिफायर है, आपको गोल्ड के परसेंट थोड़े कम करके थोड़ा डेट एलोकेशन करना है, या इक्विटी के थोड़ा पोर्शन कम करके डेट एलोकेशन करना है। तो अगर आप समझते हैं वो सब साइकिल्स, तो आप अपने आप कर सकते हैं। दूसरा वे है मल्टी एसेट एलोकेशन, जैसे आपने कहा। तो उसके अंदर आप फंड मैनेजर पे छोड़ देते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से, मार्केट साइकिल्स के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाएं ताकि आपका रिस्क रिटर्न जो है वो ऑप्टिमल हो। सो ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि वैसा आप फंड मैनेजर पे रिलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सॉल्यूशंस अवेलेबल है फंड हाउसेस के पास, मगर उसका एक ही ड्रॉबैक है, देयर इज वन साइज फिट्स ऑल, राइट। फंड मैनेजर अपने हिसाब से, उसको जो मार्केट लगता है उसके हिसाब से एक्विटी पोर्शन रखता है, डेट पोर्शन रखता है, विच मे और मे नॉट बी सूटेबल फॉर यू। सो वो एक ड्रॉबैक है, एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन नहीं है, एक रेडीमेड सॉल्यूशन है। तो एक आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको कस्टमाइज ही करना पड़ेगा, या अपने आप करिए या किसी की एडवाइस लेके करिए, या फिर आप मल्टी एसेट एलोकेशन, आपको लगता है कि मुझे ये कॉल्स नहीं लेने हैं, मुझे अपने एक सॉल्यूशन चाहिए जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं और सिंप्लीफाई कर दूं, तो वो भी अवेलेबल है सॉल्यूशन। चिराग, इसका मतलब आपके पास तीनों चॉइस हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हों, और क्योंकि ये जरूरी भी है, समय समय के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में लोकेशन बदलता रहना चाहिए। जब आप यंग हैं तब डेफिनेटली इक्विटी में आप 80% रख सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के आसपास हो तो 80% एलोकेशन इक्विटी में शायद सुटेबल नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद खुद का पोर्टफोलियो डिजाइन करना है और आपको उसकी जानकारी है तो वो पॉसिबल है। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एक फंड आपने सिलेक्ट किया और वहां पर आपको भरोसा है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो अपने हिसाब से एलोकेशन चेंज करते रहेंगे, तो फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है ये भी सही है। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के काम आएगा, और स्पेशली जब आप यंग एज में हैं, जब एक्यूमुलेशन फेज में हैं, जब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस टाइम पर 12-20-80 जो एक कॉन्सेप्ट है ये शायद इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सही सुटेबल रहेगा। यस, सिर्फ मैं कहना चाहता था कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है उसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स है। सो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अगर वैसा कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो वो ऑप्शन बायस्ड न हो किसी एसेट क्लास में, फ्लेक्सिबल हो, उसके रेंजेस फ्लेक्सिबल हो, ताकि फंड मैनेजर अपना डिस्क्रिशन अपने हिसाब से जब भी मार्केट लगता है उनको उस हिसाब से पोजीशन कर सके। फॉर एग्जांपल कई मल्टी एसेट फंड है जो मिनिमम 65% एक्विटीज है। अगर फंड मैनेजर के आप कॉल दे रहे हो और फंड मैनेजर को मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो मिनिमम 65% एलोकेटेड रहेंगे इसमें। सो एक ध्यान रखिए, एक बैलेंस्ड होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए बिल्ट इन अ मल्टी एसेट फंड, ताकि आपको जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है वो बैलेंस होके आए, ना ही कि आप ओवर रिस्क ले ले और जब भी फंड मैनेजर कॉल खराब है तभी भी वो इन्वेस्टेड रहे एक्विटीज में। सो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता है, तो अगर किसी इन्वेस्टर ने डेट के लिए दूसरे जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो बैंक का या फिर बॉन्ड्स हो, वहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर इवन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं,
इस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है। और हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड में स्ट्रेटजी बनाई 12-20-80 जो आपका कॉन्सेप्ट है, वहां पर इन्वेस्ट किया। और साथ में जो डेट एलोकेशन है वो अलग से, क्योंकि ऐसा हम कुछ भी बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लेकिन सभी के पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग स्कीम्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12-20-80 और बाकी जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि 16 कैटेगरीज हैं डेट की और मुश्किल है कि क्या सिलेक्ट करें, तो वहां पर आपने, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है डेट का वो वहां से काफी हद तक पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम बात करें म्यूचुअल फंड की, यहाँ पर हम 12-20-80 पर ही फोकस रहे और बाकी जो है वो इस तरह से हो सकता है। ये भी एक मेरे हिसाब से, तो इसके लिए आपने जैसे कहा कि 12-20-80 यहाँ पर आप गोल्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो डेट का पोर्टफोलियो वहां से उनका बन जाता है फिक्स डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट से, और साथ ही यहाँ पर गोल्ड और इक्विटी पोर्टफोलियो में आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये शायद काफी इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकती है। सो दैट्स द ब्यूटी। ये 12-20-80 कॉन्सेप्ट है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपको लगता है कि आपकी एलोकेशन ऑलरेडी है उस तरफ, तो आप नहीं करें और बाकी के स्प्लिट करें। अच्छा, हाँ, ये कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेस्टर को अपने हिसाब से उसमें सिलेक्ट करना है कि 80% इक्विटी फंड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, वो भी चॉइस उनके पास है। जैसे हमारा इक्विटी फंड ऑफ फंड है, क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड, जिसमें हम थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड्स रिसर्च करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। सो अगर वो एलोकेशन कर दिए तो भी काफी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है इक्विटी फंड्स में। सो वैसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअली आप समझिए कि आपका ग्रोथ ब्लॉक होना चाहिए, इमरजेंसी ब्लॉक होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ब्लॉक होना चाहिए। उसके अंदर क्या सिलेक्ट करते हैं आप व्हीकल्स, क्या नहीं करते हैं, वो आपका चॉइस है। हमारा मानना है कि एफिशिएंट व्हीकल्स आप चूज करें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। जैसे गोल्ड की बात करें तो ज्वेलरी एक बहुत ही इनएफिशिएंट वे ऑफ बाइंग गोल्ड, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड है। सो अगर आप वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और हमने देखा है कि आप चर्न भी करें, अगर गोल्ड में ज्वेलरी नई ओल्ड देके नई ज्वेलरी बाय करें। इवन फिजिकल गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप जीएसटी उसको पे करें, आप इवन मेकिंग चार्जेस आपके एप्लीकेबल होते हैं, इवन अगर आप बार एंड कॉइंस भी बाय करते हैं। यस, एब्सोल्युटली। सो पहले की बात अलग थी जब ये एफिशिएंट व्हीकल्स नहीं थे, अभी एफिशिएंट व्हीकल्स है, तो आई थिंक उसमें ही इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चिराग, आपने बहुत सारी बातें, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है काफी हेल्पफुल हो सकता है। और उसके अलावा क्योंकि हम गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं, तो जब हम गोल बेस्ड प्लानिंग की बात करते हैं तो वहां पर तो डेफिनेटली एक ही साइज फिट नहीं होगा। आपके गोल के हिसाब से आपको एलोकेशन और आपके मतलब डिफरेंट इवन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो, रिस्क एपेटाइट हो या इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, उसके हिसाब से भी एलोकेशन चेंज करना होगा। लेकिन इन जनरल जो आपने बात की बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं, बिकॉज आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने की, और अगर आप यहाँ पर हैं तो चिराग मुझे बताइए कि फंड मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या स्टाइल है एज अ फंड हाउस, आपकी क्या फिलॉसफी है, और ये कैसे और फंड हाउसेस के मुकाबले में अलग है, उस पर थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो इससे व्यूअर्स को फायदा होगा। एब्सोल्युटली। सो क्वांटम एज अ फंड हाउस हमारा बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है हर एक इन्वेस्टमेंट्स में, और हर एक इन्वेस्टमेंट्स में हम रिस्क इवैल्यूएट बहुत बारीकी से करते हैं। सो ओवरऑल रिस्क ध्यान में रख के रिटर्न्स ऑप्टिमल जो जनरेट हो सकें वो जनरेट करने की ट्राई करते हैं। हमारा गवर्नेंस पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। सो ओवरऑल हमारा जो फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी था, वैल्यू स्ट्रैटेजी, उसमें डे वन से गवर्नेंस पे एम्फेसिस बहुत था, और हर एक इन्वेस्टमेंट में हम करते हैं गवर्नेंस बहुत बारीकी से इवैल्यूएट करते हैं। सो जो भी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ गवर्नेंस थोड़ा भी ठीक नहीं है और थोड़ा भी सस्पिशन है, तो हम वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो अगर इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के बड़े हिस्से हों, बड़ा एलोकेशन हो इंडेक्स में, मगर गवर्नेंस अगर अच्छा नहीं है तो हम वो इन्वेस्ट करते हैं। सो ओवरऑल हमारा फिलॉसफी इन्वेस्टर्स के हित में काम करना है। ओवरऑल इन्वेस्टर्स हमारे सेंटर है और हम उनको सर्व करने के लिए बने हैं। सो सेफ्टी जो है वो बहुत प्रायोरिटी है यहाँ पर। सेफ्टी बहुत प्रायोरिटी है, गवर्नेंस बहुत प्रायोरिटी है, रिस्क इवैल्यूएट करना बारीकी से वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हम। सो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को एक अच्छी जर्नी और लॉन्ग टर्म जर्नी हमारे साथ हो। सो इक्विटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा आपके डायनेमिक बॉन्ड फंड की, तो वहां पर भी इसी तरह से आप मतलब आपके जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं
जी तो सिलेक्शन पर किसने ध्यान दिया जाता है, उस पर क्या आपका क्राइटेरिया रहता है? सो डायनामिक बॉन्ड फंड में भी हम प्राइवेट क्रेडिट नहीं Okay. इन्वेस्ट करते हैं. हम थोड़े से PSU भी सिलेक्ट PSUs में इन्वेस्ट Okay. करते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा. ओके, डायनामिक बॉन्ड फंड एक इंटरेस्ट साइकिल्स पे प्ले है, ना Correct. ही क्रेडिट पे प्ले है. सो उसको इवेल्युएट करते हैं हम बारीकी से. इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या ओवरऑल इकोनॉमिक फोकस है, RBI की क्या पॉलिसी है, ग्लोबली क्या चल रहा है. सो उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट व्यू लेते हैं और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं. ओके, सो हमारा हर एक फंड ट्रू टू मैंडेट है. ओके, जैसे हमारा वैल्यू फंड है, जो फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी थे हमारे, डे वन से वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करते हैं उसमें. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स इन ESG स्पेस. ओके, सो 2019 में हम मानते हैं कि ESG इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, इट विल बिकम मोर मेन स्ट्रीम एज वी हम जैसे आगे चलेंगे. सो ओवरऑल ESG में भी हमने प्रोप्राइटरी रिसर्च पे ध्यान रख के किया है. सो हमारा हर एक फंड में रिसर्च के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान होता है. ओके, वैल्यू फंड में हम मैनेजमेंट को मिलते नहीं है, तब तक हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो Okay. कंपनीज में. ओके, सो एक बहुत ही मेथोडिकल वे है, प्रोसेस ओरिएंटेड वे है, रिसर्च बैक व्यूज होते हैं हमारे, और उस हिसाब से ही हम इन्वेस्ट करते हैं. और हर एक फंड के मैंडेट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं. ऑलवेज स्टिकिंग टू द मैंडेट व्हाट इन्वेस्टर्स गिव अस. सो हमारा जो पोर्टफोलियो डे वन में होता है कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, लास्ट डे पे भी आपको वही पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे ओवरऑल पोर्टफोलियो में. सो लिक्विड फंड हो, चाहे दूसरी डेट फंड्स हो या फिर इक्विटी फंड्स हो, यस तो इन्वेस्टर्स के पैसे की सेफ्टी वो प्रायोरिटी है, यस और साथ में उसमें ग्रोथ हो वो तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली देना ही है. पैरामाउंट. तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और क्योंकि इन्वेस्टर्स तो 5 इयर्स या उससे ज्यादा भी टाइम के लिए FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को आप कह रहे हैं कि FD के मुकाबले उन्हें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. एट द सेम टाइम आपको देखना चाहिए कि वो मल्टी एसेट फंड कितने रिस्क ले रहा है, उनके स्ट्रक्चर Okay. देखिए. अगर Okay. 65% ओवर इक्विटीज में है, तो आई थिंक दैट मे बी अ लिटिल हाई रिस्क. तो क्वांटम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो यहाँ पर एक सही चॉइस हो सकती है. यस. ओके, क्योंकि आपने सही एक्सप्लेन किया कि आपके फंड्स में रिस्क जितना कम हो सके उस तरह से आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद ही साबित होगा. सो थैंक यू चिराग, आज आपने हमें समय दिया और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई. मुझे उम्मीद है इससे हमारे व्यूवर्स को बहुत फायदा मिलेगा. और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पंकज जी, थैंक यू. और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. आज की वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू. जय हिंद. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.